राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ है भाई अजय सिंह जी, भसड़ वाले भसड़। इन्हें बहुत भसड़ मचा रखी है। अजय भाई जो है शिकोहाबाद रहते हैं, बाई कास्ट यादव हैं। और जो लोग बाहर बैठे हैं उनको बता दूं, शिकोहाबाद मीन्स ये मैनपुरी के बगल वाला इलाका, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, ये सब एक ही बेल्ट है। जो जीटी रोड है दिल्ली से कानपुर जाती है, उस पर फिरोजाबाद के बाद शिकोहाबाद एक छोटा सा कस्बा आता है। तो अजय भाई, अब कल एग्जिट पोल भी आ गया सर। एग्जिट पोल पे भी सब लोगों ने चाहे डरते शर्माते ही 360 से लेके 400 तक सीट एनडीए को दे ही दी। खैर, एग्जिट पोल का तो हमको पता ही है। और इन इन सभी जो है ये चोट्टे हैं, प्रेस्टिट्यूट जो प्रेस वाले हैं या मीडिया वाले हैं, इन्होंने अपनी इतनी मतलब, खैर इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश का पूरा कल अंतिम चरण जब संपन्न हो गया, 13 सीट कल थी, जिसमें मोदी जी के इलाके में कल वोट पड़ गया, पूर्वांचल पूरा पड़ गया। और पूर्वांचल हमेशा से भाजपा के लिए सिरदर्द रहा है, रहेगा, क्योंकि वहां की कास्ट अरिथमेटिक सी कुछ ऐसी है। तो आप जरा ओपनिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। जिस दिन पहली बार चुनाव पे हमने बात की थी दादा, मैंने एक लाइन कही थी, घोड़ों की दौड़ में जब तक गधे को दौड़ाएंगे, उस पर दाव लगाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है कि जीता जा सकता है। और ये इस चुनाव की, उत्तर प्रदेश की एक लाइन में पूरी व्याख्या है। जब तक विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव हैं, दूर दूर तक भाजपा को किसी चुनाव में कोई खतरा नहीं है। अगले 10 चुनाव में भी, ना इस चुनाव में था, ना अगले 10 में है। उसके अलावा पूर्वांचल में भी, खास तौर पे जो सेकंड लास्ट फेज था, तो वहां पर वो अखिलेश यादव की उपलब्धि नहीं थी, विपक्ष की उपलब्धि नहीं थी। वहां पर जो जातीय संघर्ष पहले से है, पंडित जी बनाम ठाकुर साहब बनाम यादव जी, यादव बनाम फलाने, और ये जो चल रहा है, उसका नतीजा है कि वहां पे स्पेस मिल जाता है। अदरवाइज कोई दूर दूर तक कहीं कोई लड़ाई थी ही नहीं उत्तर प्रदेश में पहले दिन से। जो रिजल्ट आ रहा है, जो एग्जिट पोल ने दिखा दिया, वो पहले दिन, चुनाव जब शुरू हुआ उस दिन से सुनिश्चित था कि ये होगा। संघर्ष वाली स्थिति, जो पारिवारिक सीटें हैं जिन्हें कहते हैं ना, कि जहां पर एक तरह से खानदान ने बैनामा करवाया हुआ है वोटर का, ये तो हमें ही वोट देंगे, उन्हें छोड़ के कहीं लड़ने की स्थिति ही नहीं थी। और अब भी जहां लड़ाई थोड़ी बहुत है, वो सभी वो सीटें हैं कि जहां प्रत्याशी लड़ रहा है, पार्टी नहीं लड़ पा रही। पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं जिन्हें संघर्ष वाली माना जा रहा है, वहां प्रत्याशी की वजह से संघर्ष है। पार्टी का वहां कोई ऐसा नहीं है कि वो जीतना छोड़िए, संघर्ष में भी दिखाई दे रही हो पार्टी। तो पूरे चुनाव का यही उत्तर प्रदेश में हाल रहा, पहले दिन से तय था कि क्या होने जा रहा है। आपने एक बात कही कि जब तक अखिलेश चेहरा रहेंगे, भाजपा को कोई खतरा नहीं है। मतलब क्या अखिलेश इतना बड़ा ग्रहण बन चुके हैं क्या सपा के लिए या विपक्ष के लिए? इसको जरा 2012 एक्सप्लेन चुनाव कीजिए। 2012 चुनाव उन्होंने अपने पिताजी ने जीता था, उन्होंने नहीं जीता था। नेताजी जिंदा थे तब, और उस चुनाव का जीत का श्रेय नेताजी को जाता था। और यूथ को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा नेताजी ने अखिलेश को आगे कर दिया था, एक साइकिल पकड़ा के कि अब आप घूमो प्रदेश में। पहली और आखिरी बार था जब अखिलेश लोगों के बीच गए थे। उसके बाद से आपको कहीं याद नहीं आता होगा कि चुनाव के बीच में अखिलेश ने कहीं लोगों का नेतृत्व किया हो, जनता के बीच गए हो। दूसरा, जो उस समय के सिपह सालार थे नेताजी के, चाहे वो इस यादव पट्टी के हों, पूर्वांचल के हों, जिनमें शायद सबसे पुराने लोगों में से नारद राय जी ने अभी पार्टी छोड़ी है। भूमिहारों का बड़ा नाम था पूर्वांचल में, कोई बचा नहीं साथ में। अभी 4 तारीख के बाद 5 तारीख को अखिलेश भैया अपने एसी कमरे में घुसेंगे और सीधे 2027 से 2 महीने पहले निकलेंगे। ये अखिलेश की राजनीतिक क्षमता है। और 2012 में जो पिताजी ने चुनाव जीत के इन्हें दे दिया था कि लो बेटा संभालो,
उसके बाद से इन्होंने ग्राम प्रधान का भी चुनाव अपनी पार्टी को अपने नाम पे नहीं जितवा पाया। ये इतने बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। आज भी बाप के आशीर्वाद से कन्नौज मैनपुरी से खुद और बीवी जीत सकते हैं, अन्यथा इनका अपना वजूद वो भी नहीं है कि इन सीटों पर जमानत बचा लें। ये अखिलेश की राजनीतिक सच्चाई है, इसे जितनी जल्दी लोग स्वीकार लें अच्छा है, खासतौर पर सपा वाले। मैं एक बात आपको बताता हूं कि आपने कहा ना कि 2012 में मुलायम सिंह ने चुनाव जीत के इनको दे दिया था, ये तो सिर्फ साइकिल पे घूमने वाले युवा चेहरा मात्र थे। मुझे लगता है कि वो 2012 का चुनाव भी मुलायम और शिवपाल ने जो 25-30 सालों में संघर्ष करके जो संगठन बनाया था, उस संगठन की बदौलत जीता गया चुनाव था। मुझे याद है हमारे यहाँ गाजीपुर जिले में जब आप बनारस से गाजीपुर जाते हैं तो जैसे ही गोमती पार करके बनारस से गाजीपुर के जब बॉर्डर पे घुसते हैं तो गाजीपुर और बनारस का बॉर्डर बनाती है गोमती नदी। गोमती के जस्ट उस पार एक छोटी सी चट्टी, उसको सिधौना कहते हैं। वहां के एक यादव जी थे, पुराने समाजवादी गांधीवादी नेता थे, उनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था और नाम था रामकरण दादा। और उनका इतना सम्मान था समाजवादी पार्टी में कि वो डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव को फोन किया करते थे। जब वो मुलायम सिंह को फोन करते थे तो पीए फोन नहीं उठाता था, मुलायम सिंह जी डायरेक्ट खुद फोन उठाया करते थे उनका। रामकरण दादा समाप्त हो गए, मतलब उनकी उम्र भी तो हो गई थी, खैर वो शायद पूरे हो गए। अब उनके बेटे जो है वो पिता की विरासत उन्होंने संभाल ली, वो भी शायद एमएलसी रहे, चुनाव लड़े। उसके बाद जब अखिलेश पार्टी पे कब्जा करने चले तो अखिलेश ने इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जितने भी थे पार्टी में सबको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया और अपना संटू भंटू संगठन, इसको मैं संटू भंटू संगठन बोलता हूं, संटू यादव भंटू यादव का संगठन खड़ा कर दिया हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर गांव में। सर रामकरण दादा टाइप जो संगठन था उसके पास हर व्यक्ति के पास 10-20 हजार वोट होता था, 10-20 हजार वोट कंट्रोल करते थे ये स्थानीय छत्रप। ये मुलायम सिंह की वास्तविक ताकत थी। संटू भंटू के पास अपने परिवार का वोट नहीं है। बीवी वोट नहीं देती वो मुलायम सिंह को, तो वो भाजपा को दे आती है, क्योंकि घर तो वो जो अनाज मिल रहा है महीने पे उससे चल रहा है ना। तो सर सपा का जो बंटाधार किया वो तो अखिलेश यादव के इस संटू भंटू संगठन ने किया ना। ये तो संगठन तो अखिलेश यादव का है ना, तो नेतृत्व है, सेनापति हैं, तो जिम्मेदारी हार की भी उनकी और सत्यानाश की भी उनकी। बड़ी सीधी सपाट चीज है कि अखिलेश यादव में राजनीतिक क्षमता नहीं है, नेतृत्व क्षमता नहीं है, राजनीतिक समझ वो इतनी नहीं रखते हैं। उन्हें उनके सलाहकार पता नहीं कौन है, भगवान जाने, जो सलाह देते हैं वो आत्मघाती सलाहें देने वाले लोग हैं। और उसका नतीजा ये है कि ऐसी बढ़िया हरकतें करते हैं वो कि उन्होंने 2027 हारने का इंतजाम इस चुनाव में कर लिया। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान आपका पिछले 25-30 साल से मजबूत वोटर रहा है, उसे आप 4% टिकट दे रहे हो, 6% टिकट दे रहे हो केवल। इस बार तो उसके पास विकल्प नहीं था, उसने इन्हें वोट फेंक के मार दिया। इसे देना नहीं कहने, फेंक के मार दिया कि चलो नहीं है, विकल्प दे दिया। 2027 में वो विकल्प ढूंढ के तैयार बैठा होगा। तो 2024 में ही अखिलेश यादव ने 2027 हारने का भी इंतजाम कर लिया अपना। पूरे यूपी में सिर्फ 4 टिकटें दी है मुसलमानों को इन्होंने, जिनका 20% के करीब वोट है। तो यह इनकी राजनीतिक समझ है। नहीं, एक चीज और करते हैं, चलिए आइए, इनकी 2012 में ये मुख्यमंत्री बने, 2014 हार गए, मोदी जी का चुनाव था, चलो माफ किया इनको। 2017 ये लड़े, वो हार गए।
तो 2017 में इन्होंने दो लड़के दोनों कड़के वाला संगठन वो वाला पैक्ट किया था। तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अरे जिस पार्टी की 10 सीट की औकात नहीं उसको तुमने 100 सीट दे दी, हाँ बताओ तुम क्या चुनाव लड़ोगे। तब तो मुलायम सिंह जिंदा थे। तो सर ये इनका पहला चुनावी समझौता था जिसमें इन्होंने दो लड़के दोनों कड़के वाला किया। उसके बाद अगला इन्होंने किया सपा बसपा रालोद, वो इनका बेहतर एक संगठन, एक वो था पैक्ट था, गठबंधन था जिसको परफॉर्म करना चाहिए था, परंतु उसमें वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। और जिस बसपा को जीरो की स्थिति पे पहुंचा दिया था 2014 में, उसे इन्होंने टेम्परेरी तौर पे ही सही संजीवनी दे दी और 10 सीट जिता दी। खुद 5 सीट पर अटक गए और अपने परिवार तक की सीट हार गए सारी। तो वहां इनके उस राजनीतिक समझ की पोल खुल गई। उसके बाद वो गठबंधन तोड़ दिया बहन जी के साथ, और अब की बार फिर से जब 17 सीट पर सर, अच्छा 2022 में फिर एक गठबंधन किया रालोद और पियरका चचा एंड हाउ जितना छोटी 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 महान दल, हाई दल, हाउ दल, नाम मुझे याद नहीं है सबके। वहां पे फिर मुंह की खाई, हालांकि कुछ बेटर परफॉर्म किया। अब की बार सर 17 सीट कांग्रेस को दे दी। वह कांग्रेस जिसकी सच पूछा जाए तो 2 सीट से ज्यादा की औकात नहीं है, 2 नहीं 1.5 मानता हूं मैं उसको। इस बार वो 1.5 भी बचेगी नहीं बचेगी, हो सकता है आधी बच जाए, क्योंकि इस बार भी अगर अमेठी हार गए तो वो आधा काट देंगे, तो बच जाएगी रायबरेली। अगर जीत गई तो 1 सीट का आएगी, अगर हार गई तो आधी सीट का आएगी कांग्रेस की। तो सिर्फ 17 सीटों पे इन्होंने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तो राजनीतिक समझ तो इनकी पता लगती है। अच्छा, ये आदमी चुनाव में इतना ठंडा क्यों बैठा रहा? पूरे उत्तर प्रदेश में इसके वजह से इतना ठंडा चुनाव हुआ। और जो गर्म सीटें थी, सहारनपुर तो एक गर्म सीट है, कैराना तो बहुत गर्म सीट है, क्यों? सर मैंने, दिक्कत एक थी, हाँ कैराना को तो कह सकते हैं, लेकिन सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद से आप लेकर मुजफ्फरनगर, के मुस्लिम वोट बैंक वाली जो सीट गिनी जाती हैं, इन्हें आप पकड़ के चलिए और अमरोहा तक आ जाइए। ये पूरी पट्टी सपा की कभी रही नहीं। मुस्लिम वोट जरूर है, लेकिन ये बसपा का गढ़ रहा। और यहां पे अगर किसी भी तरह से मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जीतना है तो आपको दलित वोट भी साथ में चाहिए। तो संभावना सिर्फ एक ही बचती है, पश्चिम में अगर आपको जीतना है तो दलित आपके साथ है। इन्हें यह गलतफहमी हो गई कि पूरन सिंह जैसे लोग, वे पूरन सिंह जो पंचायत की थी, उनके सहारे जो राजपूत वोट है वो मुड़ जाएगा और मुस्लिम राजपूत वो इकट्ठे होकर शायद जीत जाएंगे। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ भी ब्राह्मणों के वोट में 20% सेंध लगा पाए थे जब बसपा जीती थी, बहुमत में आई थी। तो पूरन सिंह की अपनी बकत कितनी है वो ये पहचान नहीं पाए। तो पश्चिम में कोई उम्मीद पहले दिन से थी नहीं, क्योंकि पश्चिम में बसपा कितनी भी कमजोर है तो भी इतनी तो है कि इन्हें हरवा देगी। और ये मैं पश्चिम की पूरी 40-42 सीट की बात कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने यही गलती की थी। इन्होंने ये गलतफहमी पाल ली थी कि भाई जाटों का जो राकेश टिकैत वाला ड्रामा चल रहा है तो पूरी पश्चिम हमें मिल जाएगी और हम आराम से जीत जाएंगे। इसके चक्कर में इन्होंने सेंट्रल और अवध जो इनका गढ़ हुआ करता था उस पर ध्यान नहीं दिया, वहां कमजोर रह गए। नतीजा ये हुआ कि पश्चिम भी हारे, सेंटर भी हारे और अवध भी हारे।
सिर्फ पूर्वांचल में रह गया हाथ में। अखिलेश यादव ने जो कुल सीटें जीती उसमें से लगभग आधी आखिरी के 2 चरणों में जीती विधानसभा में, और जहां उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया वो पश्चिम था, जहां उन्हें उंगलियों पर गिनने लायक सीट भी नहीं मिली। यही इन्होंने इस बार भी गलती की कि इन्होंने पूरा जोर या तो बिल्कुल पश्चिम की 8 सीटों पर लगा दिया, दिमाग जो लगाना था, या सीधे पूर्वांचल में लगा दिया, जो बीच का इनका अपना गढ़ था वहां इन्होंने जोर नहीं लगाया। वहां बस इस पे खुश हो गए कि मैनपुरी कन्नौज मिल जाए, हम संतुष्ट हैं। आपकी जीतने वाली सीट जो थी वो यहां थी सेंटर में, और सेंटर में अखिलेश यादव बिल्कुल जीरो रहे। तो उसी दिन जैसे 2 चरण पूरे हुए थे उसी दिन उम्मीदें खत्म हो गई थी इनकी कि इनके लिए कोई संभावना शेष है नहीं इस चुनाव में। तो मेन बात वो है। मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं तो, इन्होंने सिर्फ 5 यादव वो भी घर के परिवार सिंह यादव को 5 वोट टिकट दिया और मुसलमानों को 4 टिकट। सर मुझे लगता था कि एक स्मार्ट मूव है कि यादव और मुसलमान का वोट तो मिलना ही है, तो जब हम बाकी जातियों को टिकट देंगे तो उस जाति का जो कैंडिडेट होगा वो अपना वोट का एक टॉप अप 1 लाख 1.5 लाख वोट का ले आएगा ही, तो एक शायद विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि मुस्लिम यादव प्लस उस कैंडिडेट की अपनी जाति का 1 लाख 1.5 लाख। हाँ, पर कैंडिडेट की मुझे बताइए इस कॉम्बिनेशन में एक खतरा ये नहीं पैदा हो गया कि जब आपने यादव को वोट नहीं दी तो जिसने यादव को टिकट दे दी उस सीट पे यादव वोट उधर शिफ्ट हो गया या कुछ, जब चूंकि यादव कैंडिडेट नहीं खड़ा है सीट पर, तो क्या यादव को एक कारण पैदा हो जाता है कि थोड़ा सा वोट 5-10% टूट के भाजपा में चला जाए क्योंकि यादव कैंडिडेट तो खड़ा नहीं है। इस चीज का फर्क है। दूसरी मैं एक छोटी सी बात समझाता हूं एग्जाम्पल देके। उत्तर प्रदेश में 19.5% मुस्लिम है। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आवाज थोड़ी सी नजदीक हो जाइए, बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में आवाज अभी आई? हाँ 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 उत्तर ठीक है। प्रदेश में 19.5% मुस्लिम है, हाँ, और लोध जो भाजपा के मजबूत वोटर माने जाते हैं, लोध राजपूत, वो 2% है। अब आप समझिए कि किसी भी नाराजगी या किसी भी योजना, किसी भी वजह से मुसलमानों का सिर्फ 10% वोट भाजपा को मिल गया और लोध का 100% मिला, लेकिन ओवरऑल ये वोट आपका बराबर रहा। उनका 10% और लोध का 100%, ये वोट बराबर हो गया। अब मुसलमानों को टिकट ना मिलने की वजह से अगर ये 10% वोट भी भाजपा की तरफ आ गया तो जो कोर वोटर है लोधी, उसके बराबर वोट भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया। अखिलेश यादव यहां गड़बड़ की। रिजल्ट जिस दिन आएगा, आज मुझे पता है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को, लेकिन कम से कम 3 बड़ी सीटें मैं बता रहा हूं, रामपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर। इन तीनों सीट पे जब वोट खुलेगा, हार जीत जो भी हो, 20% से ऊपर मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में गया है। और ये बिल्कुल जो ग्रामीण वोट है 20%, और ये बिल्कुल जो ग्रामीण वोट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुरैशियों का, इमरान मसूद के खिलाफ कुरैशियों का वोट गया है। ये स्थिति है। आपका जो जाट मुस्लिम है उनका वोट संजीव बालियान साहब को मिला है और अच्छा खासा मिला। तो टिकट ना देके अब हरेंद्र मलिक जो खड़े किए बालियान साहब के अगेंस्ट में, हरेंद्र मलिक के ऊपर भी तो दंगों का आरोप है। यानी कि संजीव बालियान का जूता जूता है, हरेंद्र मलिक का जूता जूता नहीं है, वो चांदी का जूता है। अगर भाई दंगों का आरोप तो मलिक साहब पे भी रहा कभी, तो मुसलमान मलिक को वोट दे या बालियान को दे दे, फर्क क्या है?
आपने टिकट तो उसी को दिया। अगर दंगे महत्वपूर्ण थे, इससे अच्छा तो ये संजीव उसे आपके संगीत सोम को दे देते, ज्यादा फायदा होता। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, वो संभल सीट की आपकी क्या आकलन है? संभल में अभी तक मैं यही कहूंगा, भले एग्जिट पोल कह रहे हैं मुस्लिम वोट हालांकि बटा है, लेकिन मेजोरिटी वोट सपा को गया है। हाँ। गठबंधन बंटवारा है, लेकिन मैक्सिमम वोट जो गया है वो समाजवादी खेमे को गया है। तो उम्मीद यही है, करीबी मुकाबला रहेगा, लेकिन संभल सपा जो निकाल बढ़त है लेगी, वो है, संभल सपा जीत जाएगी। जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता एक और, एक सीट और मुझे वो क्यूरियस था मैं, फिरोजाबाद क्या रहा? है। फिरोजाबाद में करीबी मुकाबला है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैनपुरी सीट के साथ एडजस्टमेंट रहा है, ये राजनीतिक सच्चाई है। रामगोपाल के सुपुत्र यहां से थे मैदान में, तो मैनपुरी सीट पे करहल विधानसभा पे रामगोपाल जी का प्रभाव बहुत अच्छा है। तो करहल विधानसभा में यादव वोट ठीक ठाक सा वहां जयवीर सिंह जी को मिला है, और उसी तरह से यहाँ पे राजपूत वोट का एक ठीक ठाक सा हिस्सा सपा को गया है। वोट शिफ्टिंग हुई है, दोनों सीटों पर हुई है एडजस्टमेंट, और इस वजह से उम्मीद यह है कि विश्वदीप सिंह नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, टिकट भी बहुत देरी से दी गई, बसपा से आए हुए थे, बसपा कैंडिडेट कौन था यहां से मुस्लिम थे, फिरोजाबाद में? लेकिन उन्हें वोट नहीं मिल पाया। मुस्लिम कैंडिडेट थे बसपा से। अच्छा आप ओवरऑल चलिए, अब आज का वीडियो हम धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आपका आपका आकलन क्या कहता है, यूपी में आप सपा को कितनी सीट दे रहे हैं? यूपी में मैं सपा को 7+। 7+? कौन मतलब सी सपा, भैया? ये मैं इंडी गठजोड़ की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, इंडी की नहीं, आप सपा की बात करिए। इंडी में हम रायबरेली को बाद में जोड़ लेंगे। नहीं, रायबरेली को मैं जोड़ नहीं रहा। अब तक रायबरेली मेरी नजर में तो आ रही है भाजपा के खेमे में। तो फिर इंडी में क्या बचा? मुझे अकेली कांग्रेस के बहराइच पास सीट की उम्मीद है इंडी के लिए। मुझे बहराइच सीट की उम्मीद है। बहराइच, चलिए अच्छा चलिए। बाकी सपा को 7 सीट कौन सी दे रहे हैं आप? आप पश्चिम से अगर चलें तो संभल है, मैनपुरी, कन्नौज, हाँ 3। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आजमगढ़, हाँ चलो दे ही दी, मान लिया। जिन पे एज है उन्हें दे देते हैं। 4। और लालगंज इस समय सीट बहुत ज्यादा मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो हाँ ये लालगंज में उम्मीद आजमगढ़ उसके के भी साथ में गणित है। 5, 5 हो गई, 5। ठीक है कि नहीं। और पूर्वांचल से गाजीपुर और आपका बलिया, भूल इनमें से जाओ कोई एक सीट। गाजीपुर, भूल जाओ गाजीपुर को, तो काटा मार दीजिए हमेशा जिंदगी भर के लिए। हाँ और हम मैक्सिमम लेके चलते तो हैं। मेरा 5 हुई, हमेशा से 5 तरीका यही 7 रहा में है कि मैं इसको भाजपा रिवाइज को हमेशा कीजिए। मिनिमम 5, देता हूँ। 5 5 लालगंज मिला के 5, आजमगढ़ हम्म। लालगंज दोनों मिला के 5। और पूर्वांचल में बहुत सी सीटें हैं जहाँ मामला करीबी है, वो करीबी फरीबी का वो तो इनमें से भी सीट निकल सकती है। तो 7 तक सीटें ये पहुंच सकते हैं। नहीं, रायबरेली? रायबरेली में मुझे लग रहा है कि हार रहे हैं। मनोज पांडे ने असर किया है। ब्राह्मण वोट लास्ट मोमेंट पे अच्छा शिफ्ट हुआ है दिनेश चंद्र जी को, दिनेश सिंह जी को। तो कम से कम मैं उम्मीद ये लगाए हुए हूं कि राहुल गांधी हार सकते हैं। वोटिंग के दिन के बाद की जो मेरी है वहां से बातचीत, वो मुझे ये बता रही है कि जो एक ही रहता था वहां जीतने की सिर्फ एक वजह है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीट ये परिवार की सीटें इसलिए हैं कि यहाँ ब्राह्मण वोट का बाहुल्य है, और ब्राह्मण वोट एक तरफा कांग्रेस को मिलता था, अमेठी में भी, रायबरेली में भी। और इस बार ब्राह्मण वोट आधे के करीब भाजपा को गया। तो इसलिए मुझे राहुल गांधी के हारने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है रायबरेली से। अच्छा ओ, जरा एक एक फिगर ओवरऑल, आपका आकलन क्या है ओवरऑल एनडीए पूरे देश में? मैंने एक सिक्योर आंकड़ा दिया था कि 350 360 वो है कि जहां तक तो रुकने की कोई संभावना है ही नहीं। अब इसके ऊपर ये आंकड़ा कहां तक जाएगा?
मतलब शुरुआत 360 से करेगा, 360 से स्टार्ट बिल्कुल, करेगा। एनडीए की शुरुआत में 360 से कर रहा हूं कि यहां से कम तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, इसके ऊपर 325 जाएगा, 400 जाएगा, 425 जाएगा, क्योंकि हमेशा परिणाम में एक चीज आपने भी देखी होगी कि जब रिजल्ट आता है तो जो करीबी मुकाबले की सीटें होती हैं वो विजेता की तरफ ज्यादा जाती हैं, और ये पैटर्न लास्ट मोमेंट पे होगा। जब 3 साढ़े 3 बजेंगे तो ये फंसी हुई सीटें वो बीजेपी की तरफ बढ़ना शुरू होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 400 को एक साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर के नाम पे हम लोगों ने लिया है। जब पहली बार मोदी जी ने 400 शब्द बोला था तो आपको विश्वास हुआ था कि 400? 1 रुपए का भी नहीं। हाँ, हम मैं तो बिल्कुल स्पष्ट अपने पहले वीडियो में कहा जुमला था। छोड़े हैं 400। नहीं नहीं, क्या आप 442 सीट पे चुनाव लड़के 400 सीट जीतने की बात कैसे कर रहे हो? आपका अभी भी ऐसे स्टेट है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कि जहां की 100 सीट पे तो आप जमानत बचाने लायक नहीं हो। आप कैसे कह रहे हो 400? हम तो भाई जमीनी उस पर बात कर रहे हैं ना, हवा हवाई पे नहीं कर सकते। तो मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी, और ये भी सच है कि पता मोदी जी को भी था कि वो कुछ बोल रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मोदी जी को 400 पे पहुंचा दिया अपोजिशन ने। अच्छा मुझे लगता, आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये नारा दे के ही मोदी ने 30-40 सीट जीत ली, सिर्फ ये बिल्कुल, बोलकर? माइंड गेम बहुत तगड़ा हो गया इस चीज से। ये ये बहुत असली बड़ा, काम किया है। और देखिए समझ, ये मुझे लगता है इस चुनाव की जब समीक्षा होगी तो समीक्षकों को यह भी सोचना होगा कि क्या ये चुनाव सिर्फ माइंड गेम से जीत लिया मोदी ने? नहीं, चुनाव पहले दिन से जीत रहे थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। वो ठीक है, पर यही जो लेकिन जो सीट मिल गए। इतनी बड़ी मेजोरिटी आ रही है, वो दिमाग से खेल गए, विपक्ष के दिमाग से पूरी तरह से खेल गए मोदी जी। और इतना बुरी तरह से खेल गए कि उसमें ये लोग उलझ के, हकीकत यही है कि ना पहले 3-4 चरणों में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, और तब तक चुनाव हाथ से निकल गया था। जब आप पहले 4 चरणों में मोदी लगभग बहुमत के आंकड़े को एनडीए पकड़ चुका था, ये 4 चरणों में ही हो गया था, तो फिर बची हुई सीटों पर लोगों का झुकाव अपने आप होगा। बंगाल में इसका असर दिखेगा आपको। शुरुआत के 3 चरणों में बंगाल में थोड़ी थोड़ी सीटों पर चुनाव हुए थे, फिर ज्यादा ज्यादा पे हुए। तो इस चीज का सबसे तगड़ा असर आपको बंगाल में दिखेगा। जो शुरुआती बढ़त मिली है वो बंगाल में ज्यादा सीटें दिलवा रही है, वो उड़ीसा में ज्यादा सीटें दिलवा रही है। अच्छा अजय भाई, मैं अगला वीडियो आपके साथ एक बनाना चाहता हूं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यादव वोट बैंक और यादव पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की यादव पॉलिटिक्स में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यादवों का क्या भविष्य है एज ए वोट बैंक। वो यादव का, अगर अखिलेश इसी तरह फेल होते रहे तो यादव कहां जाएगा अल्टीमेटली, इस पर चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। राम राम बहुत सभी जल्दी को। अगली वीडियो में बता, फिर से वैसे मिलते हैं। आपको उम्मीद है कि अखिलेश अगले चुनाव तक भी कभी कोई चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, नहीं जीतेंगे तो आखिर यादव वोट क्या करेगा, यही तो जानना चाहता हूं मैं। ठीक है, राम राम सभी को। राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम।